हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आ सकता हूँ जिसमें आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कंटेंट चाहिए, कोई भी लेक्चर चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिए। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट कितनी तरह की होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स होती है 7 तरह की। पहला आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। ये 7 तरह की पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ठीक है, फिर आते सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर कह लो या एग्जीक्यूटिव हेड। देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव हेड कह सकते हैं। हमारे जो हेड ऑफ द कंट्री हैं वो है प्रेसिडेंट। करंटली जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, दूसरा आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हेड ऑफ द कंट्री तो प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखकर बताइएगा, गूगल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। फिर आता है कि अपॉइंटमेंट ओथ। ठीक है, कुछ लोग अपने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, जैसे कि आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और जो ऑल मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो कि गवर्नमेंट के लॉयर हैं, इनको भी ओथ और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि ये कॉम्प्ट्रोलर कैग ये कौन है? ठीक है, ये करते हैं कि स्पेंडिंग, जो भी सरकार अपना पैसा स्पेंड करते खर्च करते हैं, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है और ये गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर आते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन सबको अपॉइंट और ओथ ये प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। यूपीएससी के मेंबर्स और यूपीएससी के चेयरमैन को, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के और ये चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सब लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनको ओथ भी दिलवाते हैं। ठीक है, और ये अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक कमीशन भी अपॉइंट करते हैं जो कंडीशन SC ST और OBC के लिए। और ये क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्या होता है, कभी प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी उनके डिसीजन होते हैं, जो भी उनके अफेयर्स होते हैं देश विदेश को लेकर, वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर से पूछ भी सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर और होती है, किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही है, किसी को भी सज़ा दी जा रही है कोई भी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहें तो उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकते हैं, यानी फांसी की सज़ा भी प्रेसिडेंट रोक सकते हैं और किसी को भी सज़ा दिलवा सकते हैं। ठीक है, डेथ के लिए, यानी कि जिसको पनिशमेंट डेथ की मिलती है ना, उसकी सज़ा को ऐसे जो केसेस होते हैं जिनमें किसी को भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो उस सज़ा को प्रेसिडेंट रोक भी सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट कमांडर होते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो चीफ होते हैं उनकी प्रेसिडेंट कमांडर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव हेड में, एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर में होता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो जो पार्लियामेंट सेशन होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट उसको समन और एंड कर सकते हैं। यानी समन मतलब होता है कि पूरी पार्लियामेंट को एक साथ बिठा के उस सेशन को स्टार्ट भी कर सकते हैं, उस सेशन को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। और वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि जो लोकसभा जो सरकार होती है देश में, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो। अगर आप मेजोरिटी प्रूव कर देते हो तब तो आप अपनी गवर्नमेंट चला सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकते हैं तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग भी करवा सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करा सकते हैं। थर्ड आता है कि वो प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट भी कर सकते हैं, यानी कि मेंबर एक नहीं, एक्चुअली वो किसी लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अगर वो उनकी जगह खाली है तो। ठीक है, और वो राज्यसभा के मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जगह खाली है तो पार्लियामेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और 2 लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट में एक्सपेंडिचर फंड खर्च होता है, ठीक है, अगर कोई भी फंड होता है और कोई भी राज्य को कोई भी नया राज्य बनाया जाता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। किसी भी राज्य की बाउंड्री को ऑल्टरनेट करना है या कोई नया स्टेट बनाना है या कोई भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया यानी कोई भी फंड खर्च करना है कहीं पर, उन सब चीज़ों की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर वो इनएक्टिव है, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कोई भी कि ऐसा मुझे अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और मुझे ये कानून बनाना है, इस वक्त इस पब्लिक को इस कानून की ज़रूरत है, या ये एक इमरजेंसी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए अगर प्रेसिडेंट को लगता है ये कानून बनना चाहिए और पार्लियामेंट इनएक्टिव है, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। उस ऑर्डिनेंस को, वो एक टेम्परेरी ऑर्डिनेंस होता है और प्रेसिडेंट उसको रिलीज़ कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, ठीक है। और ये जो पावर प्रेसिडेंट को मिलती है, ये पावर मिलती है आर्टिकल 123 इनको ये पावर देता है कि आप कोई भी कानून पास कर सकते हो टेम्परेरी बेसिस पर हो। उस कानून की जो वैलिडिटी होती है वो मिनिमम 6 महीने होती है और मैक्सिमम मिनिमम 6 हफ्ते होती है और मैक्सिमम 6 महीने होती है, ठीक है। इस बीच में अगर पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो अगर पार्लियामेंट उस टेम्परेरी बिल जो प्रेसिडेंट ने और जो ऑर्डिनेंस पास किया और उसको पास कर देती है, तो वो एक कानून बन जाता है। और अगर पार्लियामेंट उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती तो वो 6 हफ्ते बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ये कि देखो, द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो उसको पास भी कर सकते हैं, पास नहीं भी कर सकते हैं, अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, तब तक जब तक वो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है। अमेंडमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया है एक वीडियो में भी, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कानून में कोई बदलाव होने का, अगर कोई बिल आया उनके पास या अगर कोई मनी बिल आया उनके पास, तो उसके अलावा इन दोनों, अगर ये दोनों बिल आते हैं तो प्रेसिडेंट को उस पर रिएक्शन देना ही पड़ेगा। बट अगर इसके अलावा कोई और बिल उनके पास आता है तो वो उसको अपने पास भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं होल्ड पे, और वो बिल वापस भी कर सकते हैं रिकंसीडरेशन के लिए पार्लियामेंट में, ठीक है, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर कोई ऐसा बिल पास आता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा बिल उनके पास प्रेजेंट किया जाता है और वो रिसर्व्ड यानी कि गवर्नर के द्वारा आया हो, यानी कि कोई भी ऐसे राज्य का बिल अगर वो पार्लियामेंट से यानी राज्यसभा से पास होकर गवर्नर के पास से भी पास होकर अगर वो प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है, और प्रेसिडेंट उसको चाहे पास भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है और वापस भी कर सकता है, लेकिन अगर वो गवर्नर से पास होकर आता है तो उनको पास करना ही पड़ता है, और वो रिटर्न भी वैसे कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है वीटो पावर। देखो, वीटो पावर में क्या होता है कि ओके होता है। ओके मतलब ये कि कोई भी बिल आया, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया कि हाँ ठीक है, आप ये बिल मैंने सिग्नेचर कर दिए, आप इस बिल को अप्लाई कर सकते हो, लागू कर सकते हो इस कानून को, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट वीटो मतलब आप जाओ, ये बिल मैंने पास कर दिया, आप इसको कानून में तब्दील कर दो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सस्पेंसिव वीटो। एक्चुअली क्वालिफाइड वीटो में सिर्फ ये होता है कि आप इसको हायर मेजोरिटी के साथ पास करवा के लाओ तो मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है। फिर सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, पेंडिंग मतलब होल्ड कर सकते हैं, यानी कि रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट अगर जैसे मान लो मैंने कोई बिल रखा और मैंने प्रेसिडेंट के पास गया और मुझे उसमें कुछ लगा कि मुझे इसमें चेंजेस करने चाहिए, तो सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट उसको वापस से कुछ चेंजेस उनको लगता है कि कुछ सही से करके लाओ, तो वापस से पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट उसमें चेंजेस करती है नहीं करती है, बस वो वापस गया पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट ने वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो भी प्रेसिडेंट को फिर उस पर पास करना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। पॉकेट वीटो में ये होता है कि उस पर प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, वो एक पेंडिंग में चला जाता है, प्रेसिडेंट उस बिल को पेंडिंग में रख सकते हैं, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। ये थी वीटो पावर। अब आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल बजट, यानी कि जो बजट अपना जो ईयरली बजट बनता है, हर साल बनता है कि इतना बजट है, यानी 5 साल का जो बजट बनता है उसको एनुअल फाइनेंशियल की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट इसको मतलब जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से इस बिल को, इस बजट को डिस्कस भी करते हैं, और प्रेसिडेंट इसकी जो इस बिल को अनाउंस करने की जो पावर दे देते हैं वो फाइनेंशियल मिनिस्टर को देते हैं। फिर आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, देखो एक नॉर्मली अपने पास फंड होता है कि कभी भी अगर मुझे लगता है कि जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं फ्लड आ गया, जैसे उड़ीसा में फ्लड आया भी था, ठीक है, कहीं पर भी ऊपर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो पार्लियामेंट से चीज़ें डिस्कस करके और उस फंड को रिलीज़ किया जाता है। बट अगर कहीं पर ऐसी चीज़ लगती है कि यार यहाँ पर मुझे पार्लियामेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर मैं अपना राइट ले सकता हूँ, यानी कि एक इमरजेंसी फंड तो सेपरेट रखा जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, अपने राइट से, अपनी पावर से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें उन्हें पार्लियामेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर कोई वॉर सिचुएशन आ गई और उस इमरजेंसी फंड को निकालना है, मुझे पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी, मुझे उस फंड इमरजेंसी फंड को यूज़ करना ही, और वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट यूज़, ठीक है।
फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं और इसमें क्या होता है हर साल बाद हर 5 साल बाद जो भी सरकार के ऊपर या सरकार के ग्रोथ के लिए, सरकार ने किसी भी राज्य की तरक्की के लिए अगर वो पैसा खर्च किया है, उन सारी स्पेंडिंग को, उन सारे खर्चों की सारी इन्फॉर्मेशन ये कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन सरकार को देती है। ठीक है। फिर आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि मिलिट्री पावर में यानी कि प्रेसिडेंट है, चाहे वो इंडियन हो, आर्मी हो या नेवी हो या एयर फोर्स हो, किसी के भी हो, ये एक सुप्रीम कमांडर हैं उन पूरी आर्मी के। ठीक है। और अगर कोई भी वॉर डिक्लेयर करना है, नहीं करना है, ठीक है, उन सब की परमिशन लेने के लिए, उन सबको वॉर डिक्लेयर करने के लिए भी परमिशन आपको प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी, और अगर वॉर खत्म करना तो भी आपको परमिशन प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कमांडर है सारी फोर्सेस के। ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अ होल और पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। इफ़ अगर मान लो जैसे कोई भी आपको लगता है, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को लगता है कि वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, देश में कोई भी ऐसा टेररिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को लगता है अगर मुझे इमरजेंसी लगानी है, स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी, तो वो लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये राइट है। और ये जो रिबेलियन, जैसे कि मान लो कोई भी नक्सलवादी, कोई भी टेररिज्म अगर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि ताज होटल में अभी हुआ था, उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तो आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं आराम से। और ये जो पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है वो आर्टिकल 352 देता है। अब 3 टाइप की इमरजेंसी पावर होती है। एक आती है आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, यानी नक्सलवाद, यानी कि नेशनल इमरजेंसी और कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट लगा सकता है, जिसमें डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है रिक्वेस्ट पे, किसके, कैबिनेट मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता है और ये प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से नेशनल इमरजेंसी लगती है और ये नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है 6 मंथ्स तक, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसको मैक्सिमम 3 साल तक इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अंडर नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स ऑफ, इसमें क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी में जो आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 6 फ्रीडम अंडर राइट, यानी कि 6 फ्रीडम्स अंडर राइट टू फ्रीडम आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। 6 फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसमें सिर्फ 2 राइट ऐसे हैं जो कि सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। राइट टू लाइफ, यानी कि राइट टू लाइफ आप समझ सकते हो, इसको जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी यानी कुछ भी करने की आज़ादी, अपने साथ है, अपने घर में अपनी चीज़ों के साथ। ठीक है। इन दोनों राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता, बाकी सारे आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब इमरजेंसी वॉर कब हुई है, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी लागू करी है 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उस वक्त, और एक 1975 टू 1977 जब इंदिरा गांधी ने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है। तो ये 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, जिसमें आर्टिकल 352 यूज़ हुआ है। ओके। फिर दूसरा इमरजेंसी आता है प्रेसिडेंशियल रूल। इसमें ये आता है आर्टिकल 356 और 365 में। अब 356 में क्या था, अगर मान लो कोई भी राज्य, इफ़ द स्टेट फेल टू रन अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कोई भी राज्य अगर अपने राज्य को चलाने में असमर्थ हो गया है, ठीक है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई भी राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई भी राज्य फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीन रहा है, अगर वो कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, ऐसा कर रहा है जो कानूनी व्यवस्था के अनुसार कोई भी राज्य अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिकल 356 में, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है, और उस राज्य को सिर्फ जब तक दूसरे इलेक्शन में वहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं चुना जाता है तब तक उसको प्रेसिडेंट रूल करते हैं, यानी प्रेसिडेंट उस राज्य को चलाते हैं। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 356 लगता है। फिर दूसरा 365 में क्या है, इफ़ दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन ऑफ द यूनियन, यानी कि कोई ऐसा राज्य जो कि यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर वो राज्य काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 365 में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी राज्य ढंग से काम नहीं कर रहा है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना संविधान है, उसके अकॉर्डिंग राज्य नहीं चल रहा है, अगर वो असमर्थ है, तो उसमें भी प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। और अगर कोई भी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, जिसमें आर्टिकल 365 आता है। यानी कि उसमें क्या करेंगे, उन राज्य पे प्रेसिडेंशियल रूल, यानी कि प्रेसिडेंट उस राज्य को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य को चलाएगी जब तक दूसरे इलेक्शन में वहाँ का जो राज्य चीफ मिनिस्टर है वो नहीं इलेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर ये जो इमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंशियल रूल है, ये इम्पोज किया जाता है 6 मंथ्स टू अ मैक्सिमम पीरियड 3 साल, यानी कि कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। ठीक है।
यानी कि 3 साल तक, और ये रिपीट किया जाता है हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ। ठीक है, अप्रूवल हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जाती है, फिर इसको अप्लाई कर दिया जाता है, फिर ली जाती है, फिर अप्लाई किया, लेकिन इसको मैक्सिमम 3 साल तक ही आप कर सकते हो। ठीक है, इफ नीडेड द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 3 ईयर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जैसे क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे पंजाब एंड जम्मू कश्मीर है। पंजाब और जम्मू कश्मीर यानी कि पहले बहुत सारे केसेस रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वो लोग मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, वहाँ की सरकार मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो 3 साल से भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व और मे रिमेन इन सस्पेंडेड एनिमेशन। द पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन 66 सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ऑल मनी बिल्स हैव टू रिफर टू द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। ओके, अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी लगती है, इन ड्यूरिंग सच इमरजेंसी द गवर्नर, जो उस राज्य का जो गवर्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो राज्य के नाम पर प्रेसिडेंट से, ठीक है, तो असेंबली कैन बी डिसॉल्व, यानी कि वहाँ की असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है और सस्पेंड भी की जा सकती है। और वहाँ से अगर कोई भी फाइनेंशियल बिल, कोई भी मनी बिल चाहिए राज्य की तरक्की के लिए, गवर्नमेंट अगर चाहता है तो उस बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 360। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अपने देश में आज तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली पाकिस्तान में लगती रहती है, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियली वो देश काफ़ी वीक है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जो अपने देश का क्रेडिट है उसके ऊपर, तो यह आज तक अपने देश में नहीं लगी है। और द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी लगती है तो विद इन 2 मंथ में ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर फाइनेंशियली अपना देश वीक होता है। बट आज तक ये ऐसा कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, जो कि आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। अब आता है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या है, इंटरनेशनल ट्रीडीज, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी समझौता होता है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, जैसे आपने कई भी मूवी में देखा होगा, जैसे एक था टाइगर में भी देखा होगा, यानी कि ऐसी कई मूवीज़ में भी आपको दिखाया जाता है जब 2 प्रेसिडेंट आपस में कुछ फाइल वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ट्रीटी होती, कोई भी एग्रीमेंट होता है जो साइन होता है 2 देशों के बीच, उन सबको हैंडल कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये उनके पास पावर होती है। नेक्स्ट आता है द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स एंड में सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, यानी कि हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स को, इन सबको भी, इन अफेयर्स को भी, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, इन सबको हैंडल कौन करता है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है। काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसे क्या होता है, कई बार होता है वो सारे जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो लेते तो प्राइम मिनिस्टर हैं, पर इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उनके नाम पर उनकी अनुमति के अनुसार ही चीज़ें होती हैं, और ये प्रेसिडेंट के अंडर में ही रिप्रेजेंटेशन आता है। फिर आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को भी, यूनियन जुडिशरी को भी, और अदर जजेस को भी। ठीक है, किसकी एडवाइस पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, फिर वो क्या करते हैं, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन या उनके एडवाइस के अनुसार अदर जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मतलब वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। फिर आता है द प्रेसिडेंट डिसमिस द जजेस इफ एंड ओनली इफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। यानी कि प्रेसिडेंट क्या होता है, डिसमिस भी कर सकते हैं किसी भी जज को, अगर पार्लियामेंट में अगर वो चाहते हैं, वो रेजोल्यूशन भेज सकते हैं पार्लियामेंट में, और वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है तो उन जज को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर द प्रेसिडेंट इज द राइट टू ग्रांट पार्डन, यानी कि प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट अगर किसी को भी डेथ की सज़ा सुनाएगी तो उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं जुडिशियल इम्यूनिटी को। फिर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती जब तक वो अपनी ड्यूटी पर हैं, जब तक वो अपने ऑफिस में, जब तक अपने वो केबिन में अपनी चेयर पे बैठे हैं, अगर वो ऑन ड्यूटी हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है उनके पास जुडिशियल पावर, यानी कि प्रेसिडेंट अगर ऑन ड्यूटी है तो उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। फिर आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ऑर्डिनेंस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऑर्डिनेंस बताया था, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ऑर्डिनेंस में, मतलब देखो, प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट कोई भी बिल टेम्परेरी बेसिस पर 6 वीक मिनिमम, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक उस चीज़ को कोई भी ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट्री असेंबल होती है तो उसको या तो अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देती है तो वो एक कानून बन जाता है, अगर वो नहीं देती है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, वो टेम्परेरी लॉ। ठीक है, और इसकी पावर प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 123 यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है,
तो दैट्स इट गाइज, आज के इस वीडियो में अपना इतना ही था। ओके ये थी अपनी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर अपने बहुत सारी पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास हैं। अब आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कि वो कितने लोगों को अपॉइंट करते हैं, ओथ दिलवाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में वो पार्लियामेंट को भी एंड कर सकते हैं, समवन कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करवा सकते हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जगह राज्यसभा के मेंबर को चुन सकते हैं, लोकसभा के मेंबर को बिठा सकते हैं डिप्टी स्पीकर पे और स्पीकर पे। ठीक है, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के, 2 मेंबर्स लोकसभा के। और उसके बाद कोई भी राज्य बनाना होता है नया, उसकी भी परमिशन आपको प्रेसिडेंट से लेनी पड़ती है। कोई भी टेम्परेरी बेसिस पर कानून बना सकते हैं। वीटो पावर उनके पास होती है। फाइनेंशियल पावर होती है जो कि मैंने आपको बताया। मिलिट्री पावर होती है जो कि सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट उन पूरी फोर्सेस के। ठीक है, यानी कि इवन चीफ ऑफिसर के भी कमांडर कहे जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी वॉर डिक्लेयर करना होता है तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। इमरजेंसी पावर होती है। इमरजेंसी पावर 3 तरह की होती है, मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जुडिशियल पावर मैंने आपको बताई। जुडिशियल में यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑन ड्यूटी है और वो क्राइम, और उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, अगर वो ऑन ड्यूटी है तो उनको कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अरेस्ट नहीं कर सकता, इवन उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती इनिशिएट, अगर वो ऑन ड्यूटी हैं तो। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी की भी फांसी की सज़ा रुकवा सकते हैं, किसी को भी मौत की सज़ा हो रही है, किसी की भी डेथ हो रही है तो उस सज़ा को रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेम्परेरी बेसिस पर कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो इतनी सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं प्रेसिडेंट छोटी मोटी चीज़ नहीं, देखो काम सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन से और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये थी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा प्राइम मिनिस्टर का, सो दैट अगर आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपको चाहते हो ये वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।